हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक को हम कवर नहीं कर रहे हैं। जितने भी आपके टॉपिक्स को हमने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आपके सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन हमने रेडी किए हैं, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज से लेकर आपके एग्जाम तक डेली आपको वीडियो मिलेंगे, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो एनी हाउ आपका पेपर निकले, तो आपका जो सिलेबस है 15 यूनिट का, उससे अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर ले तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक है, अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका पेपर क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। पेपर क्वालिफाई करने के लिए दो चीज़ काफ़ी जरूरी है। एक, जो आपका सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसे आप कंप्लीट करो, जो हमने 3000 क्वेश्चन आपके लिए रेडी किया हुआ है, प्लस उस सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। अगर इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, आपका सिलेक्शन होना तय है। सेकंड है आपका एनसीईआरटी, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट। तो आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या था। और ऐसा मैक्सिमम चांसेस होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको 10 to 20 क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सेम उसके पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करना। साथ में आपको 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं, अगर आप उतना कर लेते हो, एनफ है आपको एग्जाम को पास करने के लिए। उसके अंदर जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ऐसी डेली वीडियो आपको मिले उसके लिए आपको बस सपोर्ट करने के लिए बस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और डेली बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसे में एक तटस्थ उद्दीपक बिना शर्त उद्दीपक के साथ संबंध होकर एक शर्तबद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखोगे तो आपको लगेगा कितना क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन अगर क्वेश्चन को समझ गए तो इससे आसान क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताओ मुझे क्या होगा। क्वेश्चन को बस समझो, आप ऑटोमेटिक आंसर बता पाओगे। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा। बात की जा रही है इसमें अनकंडीशनल एस्टिमुलस का। तो अनकंडीशनल एस्टिमुलस जो होता है वो आपके शास्त्रीय क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर बात की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, शास्त्रीय सनातन, जिसे आप सॉरी क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हो, एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया होती है जिसमें एक तटस्थ उद्दीपक होता है जैसे कि घंटी, बिना शर्त उद्दीपक जैसे कि भोजन के साथ इसे जोड़ा गया है, जिससे वो शर्तबद्ध प्रतिक्रिया होती है जैसे कि लार टपकना उत्पन्न होता है। इसे इवान पोलार द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, इवान पोलाव। यॉन, ठीक है, इसका नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। यॉन पोलाव ने किस पे अपना प्रयोग किया था, कुत्ते पे किया था। इसे भी आप याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बताना है कि किसने आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसमें शारीरिक सुरक्षा, प्रेम, सम्मान और आत्म संस्कार की आवश्यकताएं शामिल हैं। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, अब्राहम मैस्लो, कॉल रोजर्स या बी एफ स्किनर। अब्राहम मैस्लो से हमेशा आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है।
तो मैंने अब्राहम मैस्लो से जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे इस प्रैक्टिस सेट में शामिल भी किया है। अगर आप चाहते हो अब्राहम मैस्लो पे टॉप 30 क्वेश्चन देखना, तो आप जाकर साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको हर एक टॉपिक पे टॉप 30 क्वेश्चन का वीडियो भी मिल जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस टॉपिक से हर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से भावनाओं और स्मृति को नियंत्रित करने का जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, एमिगडाला, थैलमस या मेडुला। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, हमेशा एग्जाम में सवाल ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर जिनका आंसर गलत है तो याद रखना, एमिगडाला मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर जितने भी आपके इमोशन, जितने भी आपके मेमोरी होते हैं, सब कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे कि आपका डर, आपका क्रोध, आपका प्यार, जो भी आपका इमोशन होता है किसी के प्रति, ये सब चीज़ कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो एमिगडाला करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस सारे टॉपिक्स पे आपको अलग से वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में बनाया हुआ है, जाकर उसे चेकआउट करना और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने क्वेश्चन को बनाया भी है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपके एग्जाम को लेकर 100% उसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई फंसेगा ही फंसेगा, इतना श्योर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि सनादि सनातन में उस परिणाम को क्या कहते हैं जो किसी व्यवहार को दोबारा होने की संभावना को बढ़ाता है? पहला ऑप्शन है दंड, शुद्धिकरण, विलोपन या समानीकरण। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ना, सिर्फ एक क्वेश्चन को एक लैंग्वेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन चार ऑप्शन से बात की जाए तो एक ऑप्शन आपका कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, रिफोर्समेंट। क्योंकि रिफोर्समेंट का सिद्धांत आपके स्किनर ने दिया था, जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था, जो कि बात करता है शुद्धिकरण की, रिफोर्समेंट की, एक ऐसा परिणाम जो किसी भी व्यवहार को दोहराने की संभावना को बढ़ाता है, चाहे वो आपका सकारात्मक जैसे कि पुरस्कार हो, चाहे कि नकारात्मक जैसे कि आपका नकारात्मक स्थिति को हटाना, ये सब चीज आपके रिफोर्समेंट के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा सुख सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन ईद, ईगो, ईद, सुपर ईगो या कॉन्शियंस। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आंसर टिक आउट तो करना ही है, साथ में इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% ही पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पर्सनालिटी का ऑपरेटर है जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है सिग्मंड फ्राइड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5। तो याद रखिएगा, जो फ्राइड के अनुसार जो ईद होता है वो आपका पर्सनालिटी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि सुख सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करता है, जो कि तत्काल संतुष्टि की मांग करता है बिना किसी नैतिकता और वास्तविकता का विचार किए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ईगो जो होता है वो आपके सुपर नेचुरल होता है, वो आपके नैतिकता और वास्तविकता पर कार्य करता है, इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि सूची के शुरू और अंत में मौजूद वस्तुओं के बीच की वस्तु की तुलना में बेहतर याद करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन नवीनता, प्राथमिकता, क्रम स्थिति या अंतराल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सीरियल पोजीशन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सी शोध पद्धति में लंबे समय तक एक ही समूह के व्यक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 7।
तो बहुत लोग आंसर आ रहा है सी। सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि केस स्टडी हम तब हम अध्ययन करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ का डीप रिसर्च करना होता है, गहन अध्ययन करना होता है, वहाँ पर हम केस स्टडी का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी तो आपका ऐसे भी आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसका क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, सेम ग्रुप का आपको इंडिविजुअल आपको अध्ययन करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य अध्ययन। ठीक, होता क्या है, तो जो अनुदैर्ध्य अध्ययन होता है, एक ही समूह के लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है ताकि समय के साथ इसमें जितने भी परिवर्तन हो सके उसको हम समझ सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि एनालिटिकल मनोविज्ञान में सामूहिक अचेतन की अवधारणा किसने विकसित की है। मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया भी है कि सामूहिक अचेतन से हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप जाकर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना, चाहे एसटीईटी हो चाहे बीपीएससी हो, सामूहिक अचेतन से हमेशा आपके पेपर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और इस क्वेश्चन को भी याद रखना कि सामूहिक अचेतन के सिद्धांत देने वाले कार्ल जूंग हैं, जिन्होंने मानव जाति की साझा प्रतीक और अपने अनुभव आर्किटाइप से शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में उन मानसिक ढांचों को क्या कहते हैं जो जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक्स, स्कीमा, एल्गोरिदम या प्रोटोटाइप। देखो, इस टाइम बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप इस टाइम थ्योरी लेकर बैठोगे, बिल्कुल भी आपके एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। इस टाइम आप थ्योरी को इग्नोर करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उतना आपके लिए बेटर है। एक और बच्चे गलती क्या करते हैं, मुझे बार बार मैसेज कॉल आता है कि सर मुझे प्रैक्टिस सेट चाहिए। भाई, प्रैक्टिस सेट उनके लिए बेटर होता है जो कि हर टॉपिक पे अपना कमांड बना चुके हैं, मतलब हर टॉपिक को अपना जो पॉइंट है, हर चीज़ अपना कमांड पूरा कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, वो प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करते हैं तो उनको बेटर पता होगा। आपको तो सिंपल सा नहीं पता होगा कि क्वेश्चन देखकर आप मुझे ये नहीं बता सकते हो कि जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है करने के लिए ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप कैसे आप प्रैक्टिस सेट बना सकते हो। सबसे बेहतरीन तरीका होता है, जो मुझे लगता है, हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, पॉइंट ऑफ थिंकिंग अलग हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन तरीका होता है तैयारी करने का कि आप एक टॉपिक को डिटेल कवर करो। जब तक आप एक टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका टॉपिक कवर नहीं है। अगर आप टॉपिक हर दिन 1 से 2 टॉपिक कवर कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम तक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आपका हर टॉपिक आप अच्छा से एग्ज़ाम भी दे पाओगे। तो प्रैक्टिस सेट के चक्कर मत करो, मिक्स क्वेश्चन बिल्कुल भी टिक आउट मत करो। ठीक है, मैंने हर आपको वीडियो में आप देखोगे तो मैंने हर एक टॉपिक को टॉप 30 क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो सारे वीडियो को आप चेकआउट करो, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उस प्रैक्टिस सेट में उसी को शामिल किया है। तो उस प्लेलिस्ट को बिल्कुल मिस मत करना और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जब आप एग्जाम दे के आओगे खुद आपको आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में मैच किए थे। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, प्रैक्टिकली मैंने क्वेश्चन को एज्यूम करा हुआ है, देखा हुआ है, तो ही मैं इतना आपको बेटर सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत लोग का आंसर आ चुका है स्कीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्कीमा क्या होता है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्कीमा का, कि स्कीमा का जो एल्गोरिथम बोलते हैं या स्कीमा का जो वर्ड है किसके द्वारा साझा किया गया था, तो याद रखना जीन पियाजे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर स्कीमा का बात करते हैं, जिसके अंदर जानकारी को व्यवस्थित और उसको समझने में काफ़ी मदद करता है, जो कि आपके अनुभव के आधार पर बनता है और इसमें जो भी आपकी नई जानकारी होती है उसको व्याख्या करने में सहायता करता है। ये होता है स्कीमा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि वो घटना क्या कहलाती है जिसमें किसी व्यक्ति का प्रदर्शन दूसरों की उपस्थिति के कारण बेहतर होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, बताओ मुझे राइट आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन को समझ गए तो आसानी से आप आंसर बता पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सामाजिक सुविधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा भावना सिद्धांत ये सुझाव देता है कि शारीरिक उत्तेजना और भावनात्मक अनुभव एक साथ होते हैं, मतलब जो आपका साइकोलॉजिकल
एरोजल होता है और जो आपका इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, दोनों एक साथ सजा होते हैं। आपको ये बताना है किसके द्वारा ये कहा गया था। पहला ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, कैनन बर्ड सिद्धांत, सेचर सिंगर सिद्धांत या लाजारस सिद्धांत। मैंने हर सिद्धांत पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है टॉपिक वाइज, जाकर आप इसे भी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो या इस वीडियो को सर्च कर सकते हो, इस टॉपिक को यूट्यूब पे मेरा चैनल के नाम के साथ आपको वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो भी आंसर ए बी सी डी आंसर दे रहे हैं, उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनन बर्ड सिद्धांत, जो कि ये कहता है कि जो आपका इमोशन है, जो आपका फिजिकल उत्तेजना है, एक साथ होती है, ना कि एक के बाद दूसरी। उदाहरण के लिए आप मान सकते हो कि जो आपका डर महसूस करते हो, जब तब उस टाइम आपका जो हार्ट बीट होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए आपका इमोशनल और आपका साइकोलॉजिकल दोनों एक साथ काम करते हैं। मान लो कि अगर आप डरते हो तो आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। हार्ट बीट आपका एक साइकोलॉजिकल हो गया और आपको डर लगना एक आपका इमोशनल हो गया। इसलिए दोनों एक साथ काम करते हैं, ना कि एक के बाद एक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के चरणों को विकसित करने के लिए कौन जाना चाहता है। बात की जा रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। जीन पियाजे, लेव अगेट्सकी, एरिक एरिक्सन या जॉन बोल्वी। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना आप आंसर मुझे बता सकते हो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे, जो कि आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है। जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताए थे। पहला सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कंक्रीट, चौथा आपका फॉर्मल। इसे भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि वो शोध पद्धति क्या कहलाती है जिसमें किसी एक व्यक्ति या मामले का गहन अध्ययन किया जाता है। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था, जब किसी भी चीज़ के बारे में आप गहन अध्ययन करते हो, डीप रिसर्च करते हो, डीप स्टडी करते हो, उसे कहते हैं केस स्टडी। तो बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन बी के साथ हम चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण के अनुसार किशोर अवस्था में मुख्य विकासात्मक संकट क्या है। ये सेम क्वेश्चन आपके PYQ में पूछा जा चुका है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से आने के चांसेस 100% है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, आइडेंटिटी बेस्ड रोल कंफ्यूजन। याद रखना, एरिक्सन के अनुसार ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका किशोर अवस्था है, इसका एज ऑफ पीरियड क्या होता है। तो याद रखना 12 से 18 वर्ष, जो कि मुख्य संकट बनता है आपके पहचान और आपकी भूमिका भ्रम में, जहाँ व्यक्ति अपनी पहचान और सामाजिक भूमिकाओं को समझने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, अपनी अवांछनीय विशेषताओं पर दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रक्षेपण, विस्थापन, इंकार या तर्क संगति। तो ऐसे लोग आज के टाइम पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, जो गलती खुद करते हैं और गलती आप पर थोप देते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रक्षेपण। जहाँ पर व्यक्ति अपनी गलती को दूसरों पर डाल देता है, उसे कहा जाता है प्रक्षेपण। याद रखना, प्रोजेक्शन इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि वो स्मृति का प्रकार कौन सा है जो कि तथ्यात्मक ज्ञान, जैसे कि ऐतिहासिक घटनाओं या शब्द वाले को संग्रहित करता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन को पढ़िए, राइट आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। तो उसे कहते हैं सेमांटिक मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यवहार को आकार देने में अचेतन संघर्षों की भूमिका पर जोर देता है। पहला ऑप्शन व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या मानवतावादी। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि उस सांख्यिकीय माप क्या कहलाता है जब दो चरों के बीच संबंध की ताकत और दिशा को दर्शाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में स्टेटमेंट दोनों में पूछे गए थे और ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे काफ़ी कम मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बहुत कम यूट्यूब पे देखने को मिलेगा और पेड नोट्स के अंदर भी कम कराया गया है। लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बताना है कि वो सांख्यिकीय माप क्या कहलाता है जब दो चरों के बीच की ताकत और दिशा को दर्शाता है। क्या उसे मध्य कहते हैं, क्या उसे मानक विचलन कहते हैं, या सहसंबंध गुणांक, या माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 18। तो जैसे कि देख सकते हो पहले होता है -1, एक होता है +1। ये आपका दो चर हो गए, ठीक है। एक आपका -1 हो गया, दूसरा +1 हो गया। दोनों के बीच की ताकत और दिशा को मापता है। एक होता है सकारात्मक जो कि मान सदिशात्मक बताता है +1। एक होता है आपका नेगेटिव जो कि एक विपरीत, एक आपका अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि कौन सी चिकित्सा अनुचित विचार पैटर्न को बदलने पर केंद्रित है ताकि भावनात्मक और व्यवहारिक परिणामों में सुधार हो सके। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा सीबीटी, जिसे संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा बोलते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो कि नकारात्मक विचार पैटर्न को बदलकर आपके विचार पैटर्न को भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करती है। यह अवसाद और चिंता के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि वो घटना क्या कहलाती है जिसमें लोग सामाजिक अस्वीकृति से बचने के लिए बहुमत की राय के साथ समायोजन करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जहाँ पर बहुमत की सरकार बनती है, वैसे ही जहाँ पर बहुमत होती है वहीं पर राय आपका चेंज हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप अगला वीडियो हम क्वेश्चन 21 से कवर करेंगे। डिपेंड करता है आप वीडियो कितना लाइक सपोर्ट करते हो, नहीं तो मेरी जो मेहनत है, मुझे तो लग रहा है मैं 100% दे रहा हूँ। पता नहीं मेहनत आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, वो मुझे पता चलेगा आपके वीडियो के लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बहुत लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। अनुरूपता। अनुरूपता तब होती है जब व्यक्ति सामाजिक दबाव के कारण बहुमत की राय या व्यवहार को अपनाता है, जैसे कि सामाजिक अस्वीकृति से बचने के लिए। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करना। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आपको डेली वीडियो मिले, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना वीडियो पे सपोर्ट करते हो। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में एनी हाउ पेपर क्वालिफाई चाहते हो, तो सिर्फ आपको 500 खर्च करने हैं। जितने आप मोमोज बर्गर खाते हो उतने पैसे में आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके ले सकते हो। बाकी कोई भी डाउट होता है मैं तो हाजिर हूँ, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके मुझसे बात भी कर सकते हो। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।